एक मूवी जो कि ह्यूमन, म्यूटेंट और एक्समैन के माइंडसेट को परफेक्टली डिस्क्राइब करे और साथ ही ओरिजिन स्टोरी बताए चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो की। ऐसी मूवी कौन नहीं चाहेगा। जब ये मूवी रिलीज हुई तो कई फैंस को लगा कि एक्समैन फ्रेंचाइजी रीबूट हो चुकी है, जबकि अगर आप एक्समैन टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये मूवी रीबूट नहीं बल्कि प्रीक्वल है ईयर 2000 में आई एक्समैन मूवी की। इसे वन ऑफ द बेस्ट एक्समैन मूवीज माना जाता है, जिसने हमें मिलवाया कुछ जबरदस्त एक्समैन कैरेक्टर से। ये मूवी बहुत अलग थी बाकी एक्समैन मूवीज से, पर इसने ओरिजिनल ट्रिलॉजी को ओमाज भी दिया और ऑडियंस को एक फ्रेश डायरेक्शन दिखाया यंग कास्ट के साथ। ब्रायन सिंगर भी वापस आए इस प्रोजेक्ट के लिए, पर उस बार डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर थे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन के 5th एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं 2011 में आई एक्समैन फर्स्ट क्लास के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक्समैन फिल्म सीरीज की 5th फिल्म, जहां सब कुछ ऐसा लग रहा था कि शुरू से शुरू हो रहा है। ये फिल्म ऑडियंस के सामने आई 1 जून 2011 को। इस फिल्म को बनाने में फॉक्स को लगे $160 मिलियन, जहां इस फिल्म ने $352 मिलियन की कमाई करी। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने वो छाप नहीं छोड़ी जो इससे पहले आई हुई एक्समैन मूवीज ने छोड़ा, पर इसके नंबर्स पहली एक्समैन मूवी के आसपास थे, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव्स ने इस फिल्म को सक्सेसफुल माना। क्रिटिकल रिस्पांस भी इस मूवी का अच्छा था। मूवी की सॉलिड स्क्रिप्ट, डायरेक्टर के स्टाइलिश अप्रोच और एक्टर्स की पावरफुल परफॉर्मेंस ने इसे 86% सर्टिफाइड फ्रेश बनाया रोटन टोमेटोज पर और 7.7 की IMDb रेटिंग दिलवाई। मूवी की स्टोरी है 1944 में कंसंट्रेशन कैंप में जर्मन ऑफिसर क्लाउस श्मिट छोटे एरिक लेंशर को मेटल गेट्स बेंड करते हुए देखता है और उसकी मां को उसके सामने मारकर उसे मजबूर करता है अपनी पावर्स को सामने लाने के लिए। दूसरी तरफ वेस्टचेस्टर में छोटा चार्ल्स जेवियर मिलता है रेवन से और उसे इनवाइट करता है अपने साथ रहने के लिए। इन दोनों इवेंट्स के 18 साल बाद हम देखते हैं बड़े एरिक को क्लाउस श्मिट को ढूंढते हुए। वहीं CIA को भी श्मिट के बारे में पता चलता है, जहां उन्हें म्यूटेंट्स के होने के साथ साथ ये भी पता चलता है कि क्लाउस श्मिट, जो कि अब सेबेस्टियन शॉ के नाम से काम कर रहा है, वो चाहता है अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स को टर्की में डिप्लॉय करना। CIA एजेंट मोयरा मैकटैगर्ट मिलती है चार्ल्स जेवियर से और चार्ल्स मिलता है एरिक लेंशर से, जहां ये दोनों मिलके CIA के डिवीजन X के लिए और भी म्यूटेंट्स को ढूंढते हैं। बाद में एरिक, चार्ल्स और मोयरा को सेबेस्टियन शॉ का मिशन समझ आता है, जहां वो वर्ल्ड वॉर 3 करवाकर रेडिएशन के थ्रू म्यूटेंट पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से म्यूटेंट्स ही फ्यूचर है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन शॉ डिवीजन X की फैसिलिटी पर अटैक कर देता है और एंजल को अपने साथ ले जाता है। सेबेस्टियन शॉ सक्सेसफुली रशिया से मिसाइल्स इंस्टॉल करवा लेता है क्यूबा में, ताकि वॉर शुरू हो सके, पर जेवियर और एरिक पूरी टीम के साथ जाते हैं उसे रोकने। एरिक शॉ के सामने मानता है कि उसका म्यूटेंट्स को लेकर फ्यूचर सही है, जिसके बाद वो उससे अपना बदला लेता है। फिर वो वहीं प्लेस रशियन और US शिप्स पर अटैक करने जाता है, पर चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है और इस बीच वो अपने पैर खो देता है। और फिर शुरू होती है चार्ल्स जेवियर के एक्समैन और मैग्नीटो के ब्रदरहुड के बीच की दुश्मनी। वुल्वरीन का कैमियो मूवी में बहुत रैंडम था और इसके लिए ह्यूग जैकमैन तब माने जब उन्हें पता चला कि वो मूवी में अकेले एक्टर हैं जो गाली देंगे। प्लस उनको ओरिजिनली डायलॉग दिया गया था डक ऑफ। हालांकि 60 टेक्स में डक ऑफ बोलने के बाद 8वें में ह्यूग जैकमैन ने गो डक योरसेल्फ बोल दिया। इस मोमेंट पर जेम्स मैकएवॉय और माइकल फासबेंडर की हैरानी असली है। आपको मूवी देखकर लग रहा होगा कि मूवी मोस्टली मैग्नीटो की ओरिजिन स्टोरी पर फोकस कर रही है, जहां शुरू में उसकी पावर्स रियलाइज करना और लास्ट में विलन से बदला भी लेना, पर उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी करना। आप कहीं ना कहीं इस मूवी को एक्समैन ओरिजिन्स मैग्नीटो कह सकते हो, और ओरिजिनली फॉक्स यही बना रहा था। शेल्डन टर्नर ने इस मूवी की स्क्रिप्ट पर काम किया था, पर 2007 से लेकर 8 तक के चलने वाले राइटर स्ट्राइक की वजह से ये मूवी कैंसिल हो गई। पर इस सॉलिड स्क्रिप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया एक्समैन फर्स्ट क्लास में और हमें कहीं ना कहीं एक्समैन ओरिजिन्स मैग्नीटो मिल ही गई। मैथ्यू वॉन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर्स ने मैथ्यू वॉन को अप्रोच किया उनकी 2010 की किक-एस देखने के बाद, जहां ब्रायन सिंगर इस मूवी में प्रोड्यूसर बने। मैथ्यू वॉन ने सभी एक्टर्स को कहा कि वो एक्सेंट से दूर रहे और अपना एंगल दे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। पहले प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले करने वाले जेम्स मैकएवॉय पैट्रिक स्टुअर्ट की आवाज में इस रोल को प्ले करने वाले थे, पर उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया। मैग्नीटो का रोल प्ले करने वाले माइकल फासबेंडर भी सर इयन मैककेलन की परफॉर्मेंस स्टडी करके आए थे, पर कॉमिक बुक पढ़ने के बाद उन्होंने अपना वर्जन दिया मैग्नीटो का। मूवी में हमें साइक्लोप्स यानी स्कॉट समर्स का भाई अलेक्जेंडर समर्स दिखता है, जिसे जाना जाता है हैवक के नाम से। कॉमिक्स में हैवक साइक्लॉप्स का छोटा भाई है, जबकि यहाँ इस मूवी में उसे बड़ा भाई दिखाया गया है। कॉमिक्स में स्कॉट को नहीं पता, पर उसका एक और भाई है वल्कन, एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जो कि साइनिकली एनर्जी मैनिपुलेट, कंट्रोल और एब्जॉर्ब कर सकता है, इवन अपने भाई के ऑप्टिक ब्लास्ट को भी। अगर आपने इस कैरेक्टर को एक्समैन 97 में स्पॉट किया तो कमेंट में एपिसोड नंबर जरूर बताएं। ये मूवी बहुत क्लियरली हमें बता रही थी कि मैग्नीटो क्यों सेबेस्टियन शॉ के एक्सक्लूसिविस्ट व्यू से सहमति रखता था और क्यों जेवियर का मानना था कि इंसान और म्यूटेंट एक साथ रह सकते हैं खुशी खुशी। मैग्नीटो ने बचपन से देखा है कि जर्मनी के बुरे लोग
उसके लोगों के पीछे आए धर्म के आधार पर, तो उसके म्यूटेंट जीन के लिए तो उसे एक्सेप्टेंस मिलना दूर की बात है। जबकि चार्ल्स जेवियर अमीर परिवार से था, उसको सारी परेशानियों के बारे में पता जरूर था, पर उसने वो परेशानियां झेली नहीं थी जो एरिक ने झेली थी। एरिक ने फील किया था कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं भेदभाव के चक्कर में। मूवी में हमें सेबेस्टियन शॉ के ग्रुप में रिपटाइड दिखता है, वो म्यूटेंट जो तूफान ला सकता है, पर मूवी में रिपटाइड का ना असली नाम लिया गया ना उसका म्यूटेंट नाम लिया गया। प्लस डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जो मिसिंग और डेड म्यूटेंट्स को एक्नॉलेज किया गया उसमें भी रिपटाइड नहीं था। अपने रोल के लिए प्रिपरेशन करते हुए जेम्स मैकअवॉय ने अपना सर मुंडवा लिया, पर बाद में उन्हें पता चला कि इस प्रीक्वल मूवी में जेवियर के बाल होंगे, इसलिए फिल्मिंग के पहले महीने उन्हें हेयर एक्सटेंशंस लगाकर काम करना पड़ा। लास्ट की फाइट में चार्ल्स जेवियर और एरिक लेंशर अपनी अपनी पावर यूज करते हुए दिखते, पर डायरेक्टर मैथ्यू वॉन को लगा कि ओरिजिन स्टोरी में इन दोनों को एक नॉर्मल हाथापाई करते हुए दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। स्टूडियो ने उन्हें कहा कि लोग सुपर हीरोज को उनकी पावर्स यूज करते हुए देखना चाहेंगे, जिससे मैथ्यू वॉन ने समझाया कभी दो दोस्तों की लड़ाई बचकानी लगती है देखने में, और यहाँ यही हुआ। सेबेस्टियन शॉ के पर्सोना के लिए जर्मन साइंटिस्ट योसेफ मेंगेले की क्वालिटीज पकड़ी गई, जहाँ ये एक असली एसएस ऑफिसर था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जो कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट और उन्हें टॉर्चर करता था, बहुत बार बच्चों पर भी, जिनका भरोसा जीतने के लिए वो उन्हें कैंडी देता था। मूवी के 28 मिनट पर जब प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर CIA हेडक्वार्टर्स में ह्यूमन जेनेटिक म्यूटेशन पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनके फाइनल साइड प्रोजेक्शन के लेफ्ट हैंड इमेज में आपको एक्समैन लोगों का ग्राफिक ओरिजिन दिख सकता है। ये एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इमेज है DNA मॉलिक्यूल का, जिसे बनाया था डॉक्टर रोसलिंड फ्रैंकलिन ने, जिसने हेल्प किया डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और डॉक्टर जेम्स वॉटसन को DNA के डबल हेलिक्स शेप को डिस्कवर करने में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। मूवी में एक्समैन का यूनिफॉर्म ब्लू और येलो कलर का है। ये श्रद्धांजलि है जैक किर्बी को, जिन्होंने 1963 की एक्समैन कॉमिक्स में ओरिजिनल एक्समैन टीम को यही आउटफिट दिया। ओरिजिनल एक्समैन टीम भी जो मूवी में दिखाई गई वो अलग थी कॉमिक्स से। कॉमिक्स में इस टीम में थे साइक्लॉप्स, जीन, आइसमैन, बीस्ट और एंजल, जबकि यहाँ टीम बहुत अलग थी। मूवी में लडगर पिस्टर और विल्फ्रेड हॉशलडिंगर ने जर्मन सोल्जर्स का रोल प्ले किया है, जहाँ माइकल फासबेंडर का कैरेक्टर उन्हें कन्फ्रंट करता है बार में। इन दोनों एक्टर्स ने जर्मन सोल्जर का रोल प्ले किया है माइकल फासबेंडर की एक और फिल्म 2009 की इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में। इस मूवी में एक डिफरेंट एजेंट स्ट्राइकर हमें देखने को मिला। डॉन क्रीच ने इस एजेंट स्ट्राइकर का रोल प्ले किया था, जो कि पिता है उस विलियम स्ट्राइकर के जिसने वुल्वरीन पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हम डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और अपोकलिप्स में मिले थे। इस बारे में मूवी में चार्ल्स भी बोलता है एजेंट स्ट्राइकर का दिमाग पढ़ते हुए, जहां वो स्ट्राइकर के बेटे का नाम भी लेता है विलियम, जबकि मूवी के क्रेडिट्स में गलती से डॉन क्रीच को विलियम स्ट्राइकर बोल दिया गया है। मिस्टीक जब एरिक के रूम में होती है तो फेमस मीम निकल के आता है, आई प्रेफर द रियल रेवन वाला। यहाँ मिस्टीक जब अपनी एज बढ़ाती है तो वो दिखती है रेबेका रोमन जैसी, ओरिजिनल एक्समैन ट्रिलॉजी में दिखने वाली मिस्टीक। ये बहुत ऑसम कैमियो था जिसे कट्टर फैंस ने नोटिस किया। तो दोस्तों ये था रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन का 5th एपिसोड। अभी हाल फिलहाल मैंने एक्समैन टाइमलाइन एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, जहां कंटिन्यूटी एरर्स को एक्सप्लेन करते हुए टाइमलाइन को प्रॉपर्ली समझाया गया है। यहाँ मैंने लोकी इफेक्ट का भी यूज किया, जिसको यूज करने में मेरे को बहुत मजा आया, तो उसे भी एक बार जरूर देखें। और नेक्स्ट वीक हम बात करने वाले हैं द वुल्वरीन के बारे में, तो वो भी देख कर आए। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या किसी नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों कैप्टन अमेरिका भिड़ चुके हैं वुल्वरीन से, एवेंजर्स की एक्समैन से टक्कर शुरू हो चुकी है और फिनिक्स फोर्स आने वाली है। तो जल्दी से जाइए और एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सीरीज का पूरा मजा लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।